हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए थे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और नॉल, ये सारा कुछ डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करूंगा, जो ऑल्सो ये बहुत ही बेसिक्स है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि ये तो आना ही आना चाहिए। और ये मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या है, कितने मेथड्स हैं, ये सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो फॉर्मुलेट करती है वो सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट करती है, ठीक है। तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है इज फॉर्मुलेट बाय सेंट्रल बैंक। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशंस। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको जो है कि दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड इज व्हाट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इज व्हाट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड इज व्हाट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन एम है कि टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशंस इन मार्केट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको जो है कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है ये लिंक्ड होता है टू द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी and volume of bank credit in the economy। means economy में कितना पैसा जाएगा, amount of money and volume of the bank credit, means बैंक जो है कितना क्रेडिट देगी, इस पूरी चीज को जो रेगुलेट किया जाता है इन द नंबर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम नंबर्स देते हैं, जैसे 4.5% CRR है, SLR 18% है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेनली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम नंबर्स वॉल्यूम में डिस्कस करते हैं, क्वांटिटी में डिस्कस करते हैं। तो सिंपली बोला जाए तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वांटिटी टूल्स आर लिंक्ड टू द क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मनी, सो इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम जो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स भी बोलते हैं, कि मतलब हमें क्रेडिट लोन कहां कहां देना है, उसको कहां कहां सिलेक्ट करके देना है, उसको हमें जो है कि लाइक प्रायोरिटी बना के देनी है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कस करेंगे एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आप सुनते होंगे कि भाई CRR, कैश रिजर्व रेशियो, हमेशा न्यूज में रहता है। देन SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR आप देखते होंगे। देन आप जो है रेपो रेट के बारे में सुनते होंगे। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 0.25% रेपो रेट बढ़ाया है, जो कि 6.5% हो। फिर आप रिवर्स रेपो रेट के बारे में सुनते होंगे। फिर आप जो है बैंक रेट के बारे में सुनते होंगे कि बैंक रेट क्या है। देन आप जो है ये सुनते होंगे कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ये क्या चीज है। देन आप जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप देखते हो। देन MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये अभी रिसेंटली जो है मर्ज हुआ है, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये सारा कुछ हम लाइन बाय लाइन पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नीड नॉट टू वरी, आज के बाद आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जब अपन डिस्कस करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, तो जो सेंट्रल बैंक है,
जो सेंट्रल बैंक है, जो कि आरबीआई है इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को, जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे बोलती है कि आपको आपका जो भी नेट डिमांड डिपॉजिट है और जो कि टाइम लाइबिलिटीज है, जैसे कि अगर आप बोलें तो बैंक में या तो सेविंग अकाउंट होता है जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट एक टाइम लाइबिलिटीज होती है कि एक टाइम के रिगार्डिंग, और तो सेविंग अकाउंट में तो पैसा वैसे जो है वहां कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। तो जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक से बोलती है कि जो भी आपका नेट, यहां से देखिए सीआरआर, जो आपका जो है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, अगर मैं बोलूं, चलिए ठीक है बाद में लिख दूंगा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो भी आपके बैंक में जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज डिपॉजिट है बैंक के अंदर एक गिवन टाइम पीरियड में, उसका कुछ परसेंट आपको मेरे साथ, मींस मेरे साथ मतलब आरबीआई में डिपॉजिट करना होगा इन टर्म्स ऑफ कैश, और वो मैंडेटरी है, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया कैश रिजर्व रेशियो। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो कैश रिजर्व रेशियो है उसका जो रेट है वो 4.5% है। मींस कहने का मतलब क्या है कि किसी एक टाइम ड्यूरेशन में अगर जो है कि किसी भी बैंक का जो नेट जो है, जो डिपॉजिट है, वो अगर जो है कि 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो 4.5 करोड़ मतलब 4.5 करोड़ उसको जो है आरबीआई के यहां जमा करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैश, टोटली कैश में जमा करना पड़ेगा। ये जो है मैंडेटरी है कि भाई ऐसा इसलिए जमा कराते हैं कि भाई ठीक है, समटाइम्स कभी जो है बैंक दिवालिया हो गई या जो भी हो गया तो वो कहां जो है कैसे क्या, तो मतलब कहने का मतलब सिंपली जो है ये कैश रिजर्व रेशियो जो है एक तरीके का इतना अमाउंट है 4.5%, वो डिफरेंट बैंक्स को उनके साथ मींस आरबीआई के साथ क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो 4.5% जो है आज के टाइम में कैश रिजर्व रेशियो है, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा आरबीआई के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो कि प्रेजेंट पे क्या है 4.5% है। और ये किसका 4%, जितना भी नेट डिमांड और जो टाइम लाइबिलिटीज है, मतलब कि बैंक में जो भी सेविंग है, मींस सेविंग अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जितना पैसा जमा है उसका 4.5% जो है आपको जो है आरबीआई के साथ क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैश, जो कि प्रेजेंट टाइम में 4.5% है, इसलिए इसको नाम दे दिए कैश रिजर्व रेशियो, जो कि प्रेजेंट में 4.5%। अब सेकंड आता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि प्रेजेंट में 18% है। आरबीआई कहता है, सेंट्रल बैंक कहता है कि भाई चलो ठीक है, आपने मेरे पास कुछ अमाउंट तो जमा कर दिया इन टर्म्स ऑफ कैश, लेकिन आपको कोई नहीं, आप अपने पास भी इतना आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा बैंक ही खाली कर दिया, पूरा जो है आपने मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं। तो कहता है कि आप जो है 18% जितना भी आपका नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में बैंक के पास जितना भी पैसा सेविंग अकाउंट में है या फिर फिक्स डिपॉजिट में है, उसका 18% आप खुद भी अपने पास मेंटेन रखो, खुद भी अपने पास मेंटेन रखो, वो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो आप 18% जो है आपको उतना मेंटेन करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं एसएलआर। क्या बोलते हैं? एसएलआर, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है 18%। अब वो कहती है कि इसको ऐसा नहीं है कि आप कैश में ही मेंटेन कर सकते हो, आप इसको जो है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी या
लिक्विड एसेट के फॉर्म में भी आप मेंटेन कर सकते। अब लिक्विडिटी या लिक्विड एसेट क्या है, मतलब ऐसी चीज जिसका आपका तुरंत ही उसके बदले में पैसा मिल जाए, कैश मिल जाए। जैसे गोल्ड अगर मेरे पास है, मैं चाहूं तो 2 सेकंड में किसी को गोल्ड देके पैसे ले सकता हूं, तो उस एसेट्स को लिक्विड एसेट्स बोला जाता है, जो तुरंत जो है मींस लाइक उसके बदले में कैश मिल जाए। तो आप कैश में भी रख सकते हो, गोल्ड में भी रख सकते हो, और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकते हो। तो कुल मिला जुला के आपको 18% अपना जितना भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है बैंक का एक करंट ये प्रेजेंट टाइम इंटरवल के बीच में, उसका 18% आपको मेंटेन करना होगा अपने पास ही। उसको बोलते हैं एसएलआर, जो कि प्रेजेंट में 18%। अब आता है तीसरा, रेपो रेट। तो रेपो रेट आपने सुना होगा कि अभी गवर्नमेंट ने जो है रेपो रेट क्या किया है, लाइक 0.25% बढ़ाया है, जो कि पहले 6.25 था, अब 6.5%। तो रेपो रेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपको टाइम टू टाइम ये सुनने को मिलता है, और ये जो है आपका शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट होता है, मतलब क्वार्टरली इसको रिवाइज करते हैं, और जो है ये शॉर्ट टर्म जो है कि इसके बेसिस पे जो है कि लोन दिया जाता है। तो इसे हम इसीलिए हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लेंडिंग। लेकिन ये जो रेपो रेट है, इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज रेट, जो कि प्रेजेंट टाइम में 6.5% है। अब देखिए, इसमें जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है, वो बोलती है कि हम आपको लोन देंगे। अगर मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर वो चाहते हैं कुछ अमाउंट जो है बारो करना आरबीआई या सेंट्रल बैंक से, तो वो कहता है जो आरबीआई है कि हाँ ठीक है, हम देंगे, आपको लोन देंगे, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ कोलेट्रल चाहिए। तो कहते हैं कि आपको कुछ कोलेट्रल डिपॉजिट करना पड़ेगा मेरे पास में एज अ सिक्योरिटी। तो एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको कुछ रखना पड़ेगा, उसके बदले में आपको जो है कि मिलेगा, लोन मिलेगा। तो आज के टाइम में जो रेपो रेट है वो 6.5%। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो रेपो रेट है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके जो है कि पैसा देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके पैसा देती है। एक तरीके से कहिए तो एक सिक्योरिटी है कि जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने जाते हैं, तो जैसे सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास जाते हैं, तो वो गोल्ड भी रखता है, देन पैसा भी लेता है और कुछ परसेंट भी लेता है। तो इसी तरीके से ये समझिए कि जो आरबीआई बोलती है कि ठीक है, मैं आपको पैसा तो दूंगा, लेकिन जो है उसके बदले में मुझे कुछ कोलेट्रल चाहिए, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो ठीक है, उसके बदले में मैं आपको शॉर्ट टर्म लेंडिंग दे दूंगा। तो आज के टाइम में जो रेपो रेट है वो 6.5% है। अब देखिए, इसमें रीपर्चेज रेट या फिर इसका रेट ही है, रीपर्चेज रेट बोलते हैं। अब हमें यहां पे रिवर्स जो है रेपो रेट भी समझना पड़ेगा, जो कि 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट क्या कहता है कि ये जो रेपो रेट है, इसमें एक एग्रीमेंट ये होता है कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के बीच में कि हम जो भी कोलेट्रल दे रहे हैं, उसके बदले में जो हम पैसा ले रहे हैं, आप जब चाहोगे आप अपनी कोलेट्रल्स को ले सकते हो। तो कहने का मतलब, अब ले सकते हो तो कहने का मतलब, लेने का मतलब उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब जो आरबीआई है वो बोलती है कि मैं 3.35% पे आपको जो है कि उस कोलेट्रल के बदले में आपको पैसे दे सकता हूं। तो जो उन्होंने कोलेट्रल रखा था कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई के साथ, और जिसके बदले में 6.5% पे पैसा उठाया था शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, उसको जो है कि जब कॉमर्शियल बैंक चाहे उसको क्या कर सकती है, उसको आरबीआई को रिटर्न कर सकती है और उसके बदले में पैसे ले सकती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यहां पे 3.35% जो है वो रेट मिलेगा।
तो देखिए अब जो रिवर्स रेपो रेट है ये कम है 3.35%। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इधर जो है कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी वहां पे जमा करके और क्या किया, पैसा लिया। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी लेनी चाहते हैं। तो जब लेनी चाहते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि वो अब लेट अस सपोज कि कमर्शियल बैंक के पास जो है सरप्लस पैसा हो गया, तो वो अपना सरप्लस पैसा चाहते हैं कि वो जमा करा दे आरबीआई के साथ। तो वो पैसा जमा कराएंगे, उसके बदले में वो अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो ले लेंगे। तो लेकिन अब पैसा जमा कराएंगे तो उसके बदले में एक इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास सरप्लस फंड है। और आरबीआई ये टूल्स देती है कि आप अपने पैसे को, अगर आपके पास सरप्लस है तो आप मेरे पास जमा कर दो। एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी जो है अपनी मेरे पास पार्क कर दो, ये समझ लीजिए। लेकिन उस पे जो है 3.35% का जो है वो इंटरेस्ट देती है। तो ये समझिए कि जो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी वहां पे जमा करके रेपो रेट से जो है कि पैसा लिया था, वो जब अपना जो है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेना चाहें तो जो है उनको 3.35% जो है दे के लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। मींस अगर आपके पास कमर्शियल बैंक के पास जो है सरप्लस पैसा, सरप्लस फंड आ जाता है, तो उनके पास ये भी ऑप्शंस होता है कि वो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 3.35% मिलता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? अब आते हैं बैंक रेट। देखिए जो बैंक रेट है और अब जो बैंक रेट और जो रेपो रेट है, बैंक रेट में भी जो बैंक बोलती है, सेंट्रल बैंक बोलती है या आरबीआई बोलती है कि आपको पैसा चाहिए तो मैं आपको पैसा दूंगा। मतलब सेंट्रल बैंक जो है, जो आरबीआई है, वो कॉमर्शियल बैंक को यहां पे पैसे देती है, बोरो करते हैं। मतलब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं। लेकिन ये किस तरीके से बैंक रेट और जो है यहां पे रेपो रेट किस तरीके से जो है कि ये अंतर है, इसको आप समझते हैं। जो बैंक रेट और रेपो रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। जो बैंक रेट है वो आज के टाइम में 6.75% है और ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि लॉन्ग टर्म लेंडिंग है बैंक रेट, जबकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लेंडिंग है। बैंक रेट जो है यहां पे कोई कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कुछ रखना है, नहीं रखना है। आप जो है डायरेक्ट जो है ले सकते हो, बारो कर सकते हो आरबीआई से। डिफरेंट कॉमर्शियल्स बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है डायरेक्ट जो है आरबीआई से बारो कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 6.75%। उन्हें कुछ जो है कोलेट्रल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी देने की जरूरत नहीं है और ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग है जो कि 6.75%। तो बेसिक डिफरेंस जो है बैंक रेट और रेपो रेट में यही है। ठीक है, अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई, भारत के केस में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मार्केट के मनी के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बाय और सेल करता है। क्या करता है? बाय और सेल करता है। अब देखिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब बाय करेगा और कब सेल करेगा। जो आरबीआई है वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके पास जमा भी तो है, जो डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी जमा कराए हैं और वो जो है कि लाइक परचेज भी करता है। तो एक्चुअली क्या है कि मार्केट में मनी के कंट्रोल को या मनी को रेगुलेट करने के लिए, क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए ये क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक है वो बाइंग आर सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखिए कब बेचता है, कब खरीदता है। जब उसको लगता है कि मार्केट में
देखिए अगर उसको मार्केट से, अब लेटेस्ट सपोज कि अगर इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई है तो मतलब कहने वाले लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है तो लोग बहुत खर्च कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा कि वो बोलेगा कि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको जो है कि लाइक एक तरीके से कहिए वो सेल करना स्टार्ट करे। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको जब वो सेल करेगा तो उसके बदले में मार्केट से या कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब सेल करेगा तो उसके बदले में आरबीआई के पास पैसा आएगा। तो मार्केट से मैक्सिमम पैसा या कॉमर्शियल बैंक से मैक्सिमम पैसा वो आरबीआई के पास आ जाएगा। तो मार्केट में या बैंकों के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा लिमिटेड हो जाएगा, जिससे जो है ना वो लोन दे पाएंगे या लिमिटेड लोन दे पाएंगे, या मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, जिससे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो इससे वो क्या कर लेंगे कि महंगाई को, इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब रिसेशन आ गया, रिसेशन है कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोग कुछ परचेज ही नहीं कर रहे, उस केस में क्या करते हैं कि ये जो है आरबीआई मार्केट में पैसा पंप करती है। पंप करने का मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करती है बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगी तो उसके बदले में पैसे देगी बैंक्स को। तो जब कॉमर्शियल या फाइनेंशियल बैंक के पास पैसे आएंगे, वो पैसा जो है वो कम रेट पे और चीजों को क्या करेंगे, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे लोगों के पास पैसा आएगा। मीन्स लाइक क्रेडिट लेना, लोन लेना इजी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रिसेशन थोड़े हद तक कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है टाइम टू टाइम जो है परफॉर्म करती है आरबीआई अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, टू कंट्रोल or simply say to regulate the volume of money and to regulate the credit. अब आता है MSF, that is marginal standing facility, जो कि 6.75% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये 6.75% है। ये क्या है एक्चुअली, क्या है ये? एक देखा जाए तो एक इमरजेंसी, एक तरीके से एक विंडो है कॉमर्शियल बैंक के लिए कि ये ओवरनाइट के लिए आरबीआई से क्या कर सकते हैं, ये बारो कर सकते हैं अमाउंट, इमरजेंसी। मतलब ऐसा समझिए कि डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक के पास अगर डिफरेंट ऑप्शंस ना हो बारोइंग के और उनको इमरजेंसी फंड की रिक्वायर्ड है, तो वो विद द हेल्प ऑफ एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से वो जो क्या करते हैं, एक नाइट के लिए वो क्या करते हैं, पैसे को बोरो कर सकते हैं, किससे, आरबीआई से। अब देखिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई आरबीआई, इतने सारे तो हैं टूल्स। तो समटाइम्स क्या होता है कि लाइक कैश खत्म हो गया बैंक के पास, और ऐसा सिस्टम हो गया कि लाइक डिपॉजिट कम हो रहा है, विड्रॉल ज्यादा हो रहा है, मीन्स लाइक बैंकों के पास जो है कैश ही नहीं है और उनको अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करती है वो, आरबीआई से जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे जो है कि वो ओवरनाइट के लिए जो है वो बोरो करती है कुछ अमाउंट। अब देखिए ये क्या है, इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड है, तो इसमें तो कुछ रेट तो हाई होगा, नहीं तो फिर अंतर क्या रह गया भाई, ये 6.75% है, बैंक रेट आपका 6.5% है, तो अब अंतर क्या रह गया? तो अंतर देखिए, जैसे बैंक रेट इधर जो है इसमें अंतर क्या रह गया, ये रेपो रेट जो है आपका 6.5% है, तो इसमें अंतर क्या रह गया? तो देखिए क्या है, पहली चीज तो जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग पे मिलती है, तो इसलिए तो बैंक रेट तो आप भूल जाइए। रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म लेंडिंग पे मिलता है, लेकिन यहां कोलेटरल की रिक्वायर्ड होती है, और ये जो है कि लाइक एक तरीके से देखिए कि जो एमएसएफ है ये भी जो है कि आपका एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, लेकिन ये ओवरनाइट है, वन डे के लिए है, वन डे के लिए। तो जब इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है और सारे रास्ते क्लोज हो जाते हैं, तो एक स्पेशल विंडो गवर्नमेंट ने रखी है, इसमें भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेती है बदले में, ऐसा नहीं है कि ऐसे दे देती है,
इसमें भी कोलेटरल रिक्वायरमेंट है, किसमें, एमएसएफ में, लेकिन ये ओवरनाइट, वन नाइट के लिए होता है, तो इसमें कुछ रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसलिए देखिए रेपो रेट से 0.25% क्या है, ये ज्यादा है 6.75%। तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है बैंकों के पास, जैसे मैंने बताया शॉर्टेज ऑफ द फंड, शॉर्टेज ऑफ द कैश। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या डिस्कस करूंगा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं हम, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब हमें किसको कितना क्रेडिट देना है, इसको हम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इस मेथड में, किसमें, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम नंबर पे नहीं खेलते हैं, हम जो है यहां पे क्वालिटी के टर्म्स में किसको कितना देना है, क्या लोन कोई प्रायोरिटी कैसे बनानी है, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। सो अब देखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसको हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स बोलते हैं। ये मेनली जो है नंबर्स में डील नहीं करता। जैसे पहला जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता है कि जैसे आप कोई भी लोन लेने जाते हो तो आपको एक डाउन पेमेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो जो डाउन पेमेंट मतलब जो अमाउंट आप खुद का फाइनेंस कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो समटाइम्स क्या होता है कि देखिए आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को बोलती है कि आप इस तरीके से ये मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करो कि देखिए जिसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां, और जहां से जो है कि प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जहां आपके पैसे डूबने के चांसेस नहीं है, जहां पे आपको लगता है कि लाइक कंट्री के ग्रोथ में भी वो हेल्पफुल है, आप वहां अपना जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दो। और जहां पे आपको लगता है कि पैसे डूबने के चांसेस है, वहां पे मार्जिन बढ़ा दो। तो उससे क्या होगा, जहां पे मार्जिन बढ़ गया वहां पे लोन लेना डिफिकल्ट हो गया, और जहां पे मार्जिन अमाउंट कम हो गया वहां पे लोन लेना आसान हो गया। तो इस तरीके से वो क्या करती है, आरबीआई जो है डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक को बताती है कि आप इस तरीके से चीजों को मैनेज करो। तो ये क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली वो जो शुरू में जो अमाउंट देना पड़ता है उसे ही हम बोलते हैं मार्जिन। दूसरा होता है राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स लोन दे रही हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में, तो उसमें बोलता है कि आप ऐसा मत करो कि जहां प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उधर लोन ज्यादा दे दो, और जहां प्रॉफिट नहीं हो रहा वहां लोन मत दो। ऐसा मत करो। आप एक काम करो कि सारे सेक्टर्स में एज पर द रिक्वायरमेंट जो है आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि जहां बैंक का प्रॉफिट ज्यादा है वहां मैक्सिमम आप जो है क्रेडिट दे दो, लोन दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे एजुकेशन सेक्टर में आपको लोन देना है तो देना ही पड़ेगा कुछ परसेंटेज। तो कहने का मतलब क्या है कि एक लिमिट सेट कर दिया आरबीआई ने कि हां किसी सेक्टर में आप लोन देते हो तो इस लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते हो, तो जो पैसा बचा वो दूसरे सेक्टर में देना पड़ेगा। सो दैट इज राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। दूसरा क्या होता है, मोरल सुएशन मतलब कहने का मतलब एक तरीके से टर्म है कि टाइम टू टाइम वो क्या करती है कि गाइड करती है किसको, डिफरेंट फाइनेंशियल बैंक्स को, कि आपको किस तरीके से चीजों को परफॉर्म करना है, किस तरीके से जितने भी गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, एंड डिफरेंट चीजों पे जो है उनको गाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आप चीजों को फॉर्मुलेट करोगे, किस तरीके से जो है क्रेडिट को प्रायोरिटी बना के डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो टाइम टू टाइम क्या करती है जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स की मीटिंग लेती रहती है, उनके ऊपर जो है कि लाइक एक वॉच डॉग की तरीके से बिहेव करती है, मीन्स एक तरीके से बिग ब्रदर के का रोल प्ले करती है, और उनको टाइम टू टाइम हर चीजों में गाइड करती है। जो चौथा पॉइंट है डायरेक्ट एक्शन। अब देखिए
अगर जो है उनके गाइडलाइंस को, आरबीआई के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक, बट ऑब्वियस है कि डायरेक्ट एक्शंस लेगी, मतलब उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, उनको कुछ जो है कि जो भी लोन्स के लिए वो जाएंगे, या तो लोन्स के लिए आरबीआई मना कर देगी कि आप जो है मेरे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो, या फिर उनको एज अ पेनाल्टी रेट जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देगी। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट जो है एक्शंस लेती है डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक के अगेंस्ट, जिससे जो है कि वो एक लिमिट में रहें और जो भी गाइडलाइंस है आरबीआई की उसको फॉलो करें। तो आई थिंक आपको आज की क्लास करने में मजा आया होगा। आज हमने जो है कि आपके साथ जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।